हेलो। सो आई एम बैक विद अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि हमारा अब शायद जल्द से जल्द EMRS का Tier 2 मेंस होगा, जो कि आई थिंक नॉट श्योर, पर हो सकता है कि हम मान के चलते हैं कि 15 मार्च तक हमारा ये Tier 2 का मेंस हम मान के चलते हैं कि जिससे हमारा जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ है कि हम मान के चलते हैं कि 15 मार्च हमारा जो है एग्ज़ाम की डेट सपोज़ करके हम चल रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कुछ ऐसा, हम ऐसा सपोज़ करके चल रहे हैं। इतना मान रहे हैं कि 15 मार्च को, जिससे हमारा क्या हो, हम सिलेबस कंप्लीट कर सकें अपना और अच्छे से रिवीजन कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर होता है तभी अच्छे से मतलब चीज़ें हो पाती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी आंसर राइटिंग के लिए, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए, कि क्या क्या चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये होगा कि मैं आंसर्स भी दिखाऊंगी अपने, कि हमें कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, जो मैंने खुद ही लिखा है 2-3 क्वेश्चन पे, और मैं शायद मतलब 1-2 क्वेश्चन भी दूंगी एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए। तो जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहा होगा, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो आपके लिए एक ये रिवॉर्ड होगा एंड में। तो आप एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी, और ये सारी चीज़ें जो भी कुछ मैं डिस्कस करूँगी, ये मेरे आंसर राइटिंग मतलब मेंस लिखने के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। मैंने UPSC का जब मेंस लिखा था तो मैंने बहुत सी चीज़ें उसमें फेस करी थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे हुई थी, तो जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगी। मैं इसमें अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपको, कि वो गलतियाँ आप नहीं दोहराना। फिर ये सारी चीज़ों की तो मैं अब हम मतलब अपने वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ तो है कि मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए। सॉरी, ये मैंने क्या ही कार्टून ही कर दी। ठीक, तो एक तो ये हो गया हमारा ये मॉडल हो गया आंसर राइटिंग को हमें लिखना कैसे। IBC मॉडल होता है, जैसे कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन से आपके आंसर पे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप 1 लाइन 2 लाइन का भी लिखोगे ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट ओवरव्यू देगा और वो अलग दिखेगा थोड़ा सा। अब जैसे हमारा ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो भी आया तो उस पर हम क्या करेंगे कि ऐसा मान के चलते हैं कि 0.5 से 1 मार्क का जो है इंट्रो, 0.75 तक का मान के हम इंट्रो का मार्क्स वो कर लेते हैं, 0.5 यहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, कंक्लूजन का, और 3 नंबर हमारा बॉडी का। ऐसा हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं 3 मार्क्स का। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, तभी मैं क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी कैसे लिखना है। तो ये आप कोशिश करो जो भी आंसर लिखो, ये पैटर्न आप फॉलो करना, बहुत इंपैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। एटलीस्ट 4 मार्क्स में से अगर आपका एवरेज कंटेंट है ना, और आपने इस फॉर्मेट में लिखा है, तो मुझे लगता है 2.5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं आपके, मतलब एकदम ऐसा कि हाँ लिख दिया है मैंने। तो ये वाली बात है, बस रेलेवेंट होना चाहिए वो क्वेश्चन से, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कुछ, वो रेलेवेंट होना चाहिए। आपके 2.5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसमें भी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, लैंग्वेज और वोकैबुलरी। मेरा इंग्लिश ही है मीडियम, तो मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हूँ गाइड करने की। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आपकी भी लैंग्वेज और वोकैबुलरी आप मतलब ठीक है, ये मैटर करता है टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि आप अगर कुछ लिख रहे हो और एग्जामिनर को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप क्या सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लैंग्वेज और वोकैबुलरी आपकी ठीक होनी चाहिए। इससे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में। फिर हमारा है टाइम मैनेजमेंट। सबसे की पॉइंट तो यही है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव भी करना होगा, हमें सब्जेक्टिव भी करना है। 15 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, कि हमें एक आंसर लिखने के लिए मतलब जैसे कि हमें यहाँ अप्रॉक्स 80 to 120 वर्ड्स के आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो अब इतना लिखने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा पर क्वेश्चन, हम 5 मिनट अप्रॉक्स मान के चलते हैं, इतना तो 4 से 5 मिनट लगेगा लिखने में। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट ये हो गया। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम।
बहुत छोटी वीडियो रखूँगी, बहुत बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है तो फिर वो देखने में बहुत वो लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही रखूँगी वीडियो को। अब प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप उसको जहाँ हो सके फ्लो चार्ट, जहाँ पॉसिबल हो कुछ डायग्राम बन सकता है तो आप वहाँ डायग्राम बना दो। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं या कुछ भी, अगर मान लीजिए सॉइल पे के ऊपर आया है क्वेश्चन कुछ ना, तो अब अगर आप मैप बना दोगे उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब उससे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जी, अच्छा बना। अब जैसे ब्लैक सॉइल है तो आप उसको आप इधर वो कर सकते हो ना कि हाँ यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप जो है मार्क कर सकते हो। लैटेराइट सॉइल इस एरिया में है, तो इससे आपका एक थोड़ा अलग सा एक बॉक्स में आप छोटा सा मैप बना के डाल सकते हो ये चीज़। टेबल कंपैरिजन के क्वेश्चन है, मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं एक एग्जांपल बताती हूँ क्वेश्चन का, कि आपको अक्टूबर और फरवरी रेवोल्यूशन पे या फिर बोल्शेविक और मेंशेविक पे आ गया कंपैरिजन लिखने को, तो आप रेडीमेड आंसर रखिए अपने पास ना, इन टॉपिक्स पे आप जो है एक टेबल बना के रखिए 5 से 7 पॉइंट का, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन में ही एक तो ये भी है कि आपको करना क्या है कि सबसे ज़्यादा इशू ये है कि पॉइंटर्स में लिखे हम आंसर, पैराग्राफ में लिखे या कुछ, जितना हद तक पॉसिबल हो सके, जहाँ तक हो सके, मुझे लगता है पॉइंटर्स में अगर आप आंसर लिखोगे ना तो वो एज इट इज़ दिखेगा एग्जामिनर को कि आपने मेजर पॉइंट्स और उसको हाईलाइट किया हुआ है कि ठीक है पॉइंट 1 में मैंने ये लिख दिया, पॉइंट 2 में ये लिख दिया, पॉइंट 3 में मैंने ये लिख दिया, तो पॉइंट्स। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ में भी छोटे छोटे 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ, कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें पॉइंट्स में नहीं हो रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखिए, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पॉइंट्स में लिखो। जहाँ जैसे कॉजेज़ बताने हैं तो कॉजेज़, आप किसी चीज़ का कॉजेज़ बताना है तो उसके पॉइंटर्स लिख दीजिए, तो ये हो गया। फिर वैल्यू एडिशन, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है कोई, तो अब जब हम पॉलिटी करेंगे ना, उसमें पॉलिटी के आंसर्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कैसे फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें डालनी है। स्पीड, वही टाइम मैनेजमेंट वाली बात है कि आपको कितनी देर में एक आंसर लिख लेना। आई थिंक तो स्पीड वाला है ना, क्योंकि टाइमिंग का हमें देखना होगा। टाइमिंग जैसे कि है कि 3 आवर का एग्ज़ाम है ना, तो जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के होंगे, बाकी 40 मार्क्स का हमारा होगा MCQ, ठीक है। अभी 40 मार्क्स का MCQ है तो ये हमें कोशिश करना पड़ेगा कि 50 to 55 मिनट्स में हम इसको कर लें, वो हमारे फीलिंग के साथ, ठीक। उसके बाद हमारा जो 2 घंटे बच रहा है ना, उस 2 घंटे को हम डिवाइड कर देंगे 15 क्वेश्चन का के हिसाब से। 2 घंटे मतलब हमारा हो गया 120 मिनट्स, 15 क्वेश्चन, 120 डिवाइड बाई 15 मतलब 8 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये मैं आपको सब कम से कम टाइम MCQ पे बता रही हूँ। अब ये MCQ का आपका जो है वो 1 घंटे 10 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटे 10 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी समझ नहीं आते और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो 8 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे। हम इसको ऐसा रखते हैं कि 7 मिनट पर क्वेश्चन, सॉरी हम इसको 7 मिनट पर क्वेश्चन रखते हैं, तो हमारा बचा गया 15 मिनट एक्स्ट्रा बच गए ना। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा में जो MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे, जो हमें नहीं आ रहे होंगे या जिन पे हमें डाउट होगा, वो सारे क्वेश्चंस हम रिव्यू करके या बीच में कहीं हाईलाइट नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का। अगली चीज़ है फ्लो ऑफ आंसर। आंसर का फ्लो अच्छा होना चाहिए कि आप एक सीरीज़ में कोई बात कर रहे हो, ये नहीं कि आप घुमा फिरा के आगे से पीछे, पीछे से आगे उठा के जहाँ जब याद आ जा रहा है वो लिख दे रहे हैं, नहीं। अगर वो पूछ रहा है किसी चीज़ का कॉज, तो पहले उसका इंट्रो देकर फिर उसके कॉजेज़ लिखने हैं, फिर उसके बाद ही उसके इम्पैक्ट बताने हैं, कंसिक्वेंसेज बताने हैं, एंड रिजल्ट मतलब कंक्लूजन में, ऐसे करके हमें लिखना है। ये नहीं करना है कि मतलब अच्छा हमें पॉलिटिकल कॉज याद आ रहा है तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल लिख दिया, इसके बाद मुझे इकोनॉमिक कॉज याद आ गया किसी चीज़ का, तो इकोनॉमिक लिख दिया, फिर पॉलिटिकल याद आया, फिर एक फ्लो अगर रहेगा तो वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आंसर पे। और हैंड राइटिंग मेरे हिसाब से लीस्ट मैटर करती है, ये मैं लीस्ट प्योरिटी पे रखती हूँ। हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि वो जो आपका एग्जामिनर है वो पढ़ सके। लेजिबल आंसर मतलब हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखा है और उसे समझ नहीं आ रहा, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, या लिखने के बाद आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले को पढ़ने में आना चाहिए, बस बहुत सुंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम देकर लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्पीड बनाइए, मेंटेन करिए। तो इस तरीके से आपका ये हो गया पूरा, मैंने डिस्कस किया जो आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए आपका क्या होगा पूरा फॉर्मेट, किस तरीके से आपको लिखना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, किस चीज़ पे। सबसे
टॉप प्रियोरिटी वाला एरिया जो है, एक IBC फॉर्मेट फॉलो करना है आपको, ठीक। टाइम मैनेजमेंट प्लस स्पीड, ठीक है। प्रेजेंटेशन, कंटेंट प्लस डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। ये 3 चीज़ हो गई। और मैं ऊपर देखती हूँ क्या क्या बताया। हाँ, वैल्यू एडिशन पे थोड़ा सा ध्यान देना हमें, ये हमारे वेटेज देता है हमारे आंसर को, मेन बात है तो। और वैल्यू एडिशन में सब्जेक्ट के साथ साथ बताऊँगी आपको कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें डालनी है, एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। स्पीड ये मैंने बता दिया, ठीक है। आंसर का फ्लो अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज और वोकैब आपकी एवरेज मतलब ओके होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए सामने वाले को, ठीक है। उसके बाद हैंड राइटिंग मेरे हिसाब से बहुत लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होगी हमारी, हमें कैसे अप्रोच करना है पेपर को। अब मैं आपको कुछ मतलब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का स्पेसिफिकली, क्योंकि लास्ट उसमें मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री का सोर्स और वो सब बताया था लास्ट वीडियो में, तो अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे अपने आंसर। और मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस भी दूँगी एंड में, जिस पर आप लिख सकते हैं। तो 1 मिनट, ये मैंने अभी मतलब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो है हमें अभी पता नहीं है किस फॉर्मेट में हमें आंसर शीट मिलेगी, रूल्ड मिलेगी या प्लेन मिलेगी। तो मेरे पास UPSC की आंसर कॉपी जिसमें मैं आंसर्स लिखती हूँ, तो मैंने उसमें ही इसको लिख दिया है। तो अब मैं इसका आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिखा कैसे है। आई थिंक बहुत अच्छा भी नहीं लिखा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें लिखी जो मैंने अपने नोट्स बनाया, उसी नोट्स से ही मैंने रिवाइज करके वहीं से चीज़ें लिखी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रोल ऑफ द थर्ड स्टेट। अब हमें यहाँ पूछ रहा है 2 कॉज पूछ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो हमें 2 कॉजेज लिख के और थर्ड स्टेट का क्या रोल है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक रेडीमेड मेरे पास इंट्रो लिख रखा है मैंने, जो मैंने याद किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज मेजर पॉलिटिकल एंड सोशल अपीवल दैट बिगैन इन 1789, कि कब शुरू हुआ। एक तो ये एक फैक्ट डाल दिया इसमें मैंने, फ्रांस में। इसकी वजह से हुआ क्या, एब्सोल्यूट मोनार्की का एंड हुआ और फ्यूडल प्रिविलेजेस का एंड हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रो। अब 2 कॉजेज ऑफ फ्रेंच, मैंने एक पॉलिटिकल लिखा है और एक इकोनॉमिक। अब पॉलिटिकल में भी मैंने 2 पार्ट में लिख दिया, इसको 2 चीज़ें लिख दी। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास 4 पॉइंट मैंने दे दिए इनको एक ही उसमें। 2 कॉज तो लिखा पर उस 2 कॉज में मैंने 4 पॉइंट डाल दिया। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा जो, वो थोड़ा अलग होगा कि अच्छा लुई 16 की एब्सोल्यूट मोनार्की। अब मैं इसको अगर पैराग्राफ में लिखती तो भी वही चीज़ घुमा के लिखती, वो 3 लाइन में, और वही चीज़ मैंने 1 लाइन में लिखा और मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू कॉमन पीपल, 2 पॉइंट ये हो गया। इकोनॉमिक कॉज में भी कि बैंकरप्सी और फाइनेंशियल क्राइसिस था, सेवरल वॉर्स, जैसे कि अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, यहाँ हम एग्जांपल डाल सकते हैं, मैं डालने को भूल गई। और दूसरा 7 ईयर वॉर, ऐसे मतलब और भी 1-2 चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये हो गया। दूसरा फूड शॉर्टेजेस एंड हाई प्राइसेस लेड टू वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन। अब इन सब की वजह से ज़्यादा जो फंड्स वगैरह थे वो डाइवर्ट हो रहे थे वॉर के लिए, फूड शॉर्टेजेस हो रहे थे, इसकी वजह से प्राइस बढ़ रहे थे, तो लोकल पीपल को जो है, कॉमन पीपल को इससे प्रॉब्लम हो रही थी और स्टार्वेशन की स्थिति आ रही थी। ये हो गया। अब थर्ड स्टेट का रोल, थर्ड स्टेट था कौन, मैंने यहीं ब्रैकेट में लिख दिया कि पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, मिडिल क्लास था, ये थर्ड। इनका रोल क्या था, इन्होंने क्या किया कि 1789 में ही इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली एक डिक्लेयर कर दिया और टेनिस कोर्ट ओथ लिया था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। एक ही हो गया। फिर अगला एक मैंने लिखा दूसरा कि पॉपुलर अपराइजिंग्स जिन्होंने की थी, जैसे स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये, ठीक है। बेस्टाइल प्रिजन था जिसको इन्होंने वो करा था, अप्रूव करा था, तो एक अपराइजिंग थी। अब रोल ऑफ स्टेट भी हो गया, दूसरा जो है हमारा कॉजेज भी हो गए। अब इसके बाद मैंने लिखा कंक्लूजन, Thus, their struggle ended feudal privileges and established the principle of popular sovereignty and French Revolution propagated the idea of liberty, equality and fraternity across the globe. Causes पूछ रहा था, वो बता दिया, थर्ड स्टेट का रोल बता दिया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, यहीं एंड में इसका कंसिक्वेंस लिख दिया, उससे हुआ क्या। इंट्रो में बताया कि फ्यूडल प्रिविलेज शुरू हुआ था, मतलब फ्यूडल प्रिविलेज के अगेंस्ट था ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि फ्यूडल प्रिविलेज एंड हो गए और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश हुई। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो सबसे मेजर आइडिया जो
अक्रॉस द वर्ल्ड जो है प्रोपोगेट हुआ, वो तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हो गया फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा रशियन रिवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड बोल्शेविक्स प्ले इन द रशियन रिवोल्यूशन। फिर से सबसे पहले रशियन रिवोल्यूशन कीवर्ड है, इसको पकड़िए और इसका आप एक मतलब इंट्रो लिखो। रशियन रिवोल्यूशन वाज अ पाइवटल इवेंट दैट लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। 2 लाइन में पता चल गया क्या करना चाह रहे थे और क्या उसका रिजल्ट था। अब बोल्शेविक्स कौन थे? ये इनका लीडर था व्लादिमीर लेनिन। मैंने एक लाइन में इसको लिख दिया सबसे पहले, रोल जो इन्होंने प्ले करा। अब ही बिलीव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्मॉल डिसिप्लिन इन सेंट्रलाइज्ड पार्टी, ठीक। उसके बाद बोल्शेविक्स ने पॉपुलराइज किया था स्लोगन पीस, लैंड एंड ब्रेड, जिसको मास सपोर्ट मिला था। जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो ये हो गया। इन्होंने अपोज किया प्रोविजनल गवर्नमेंट जो रशिया में था और पावर को सीज कर लिया 1917 में और इस्टेब्लिश द सोशलिस्ट स्टेट। मेजर एम यही था कि सोवियत यूनियन सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करने का। दे इंट्रोड्यूस्ड रेडिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस, जैसे नेशनलाइजेशन, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं इसमें। 4 नंबर के लिए 4-5 पॉइंट इनफ है, ये कम नहीं है। अब इसके बाद मैंने एंड में कंक्लूजन लिख दिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ दे रही हूँ। देयर एफर्ट रीशेप्ड रशियाज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट। ये मैंने लिखा, कंक्लूजन है, विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा इशू आ गया कुछ पीडीएफ में, दिया गया। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको, एक रशियन रिवोल्यूशन का डिस्कस कर दिया, एक जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन का। ऐसे ही पैटर्न पे हमें आंसर लिखने से, अगर हम ये वर्ल्ड वॉर 1 पे लिखेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 पे लिखेंगे, तो इसी तरीके से हमें लिखना है उसका भी। एक मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन भी लिखा है, तो इसमें भी एक मैंने ओवरव्यू दे दिया इंट्रो में। देन इंपॉर्टेंट इवेंट्स में सारे इवेंट्स ये देखो फ्लो चार्ट के हेल्प से, यहाँ पे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, नेक्स्ट ये हुआ। मैंने सारे इवेंट्स मतलब एंड तक थे कि नेपोलियन बोनापार्टा की राइज तक का मैंने सारे इवेंट टू कर दिए। अब ये मैंने लिख दिया तो मेरे पास एक रेडीमेड आंसर रेडी है। इनकेस अगर आता भी है तो एज इट इज़ मुझे लिखना होगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन, इसमें कंक्लूजन थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ा कि दस दीज इवेंट्स मार्क द एंड ऑफ रिवोल्यूशन एंड राइज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। वही सारी चीज़ें, मॉडर्न डेमोक्रेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको इंट्रो और कंक्लूजन में डालने हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, मैंने अपने आंसर डिस्कस कर दिए 2-3। अब मैं आपको एंड में रिवॉर्ड ये कि मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप ये प्रैक्टिस करना, लिख के कोशिश करना लिखने की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलिटी का डिस्कस करूँगी। अब मतलब कोशिश करूँगी अगर कुछ MCQ मैं ला पाऊँ तो, मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो मैं लेकर आऊँगी। तो दूसरी चीज़, तो मैं क्वेश्चंस आपको देती हूँ। तो मैं क्वेश्चन आपको रशियन रिवोल्यूशन से एक देती हूँ, एक क्वेश्चन और रशियन रिवोल्यूशन का। जैसे मैंने लिखा है रशियन और फ्रेंच रिवोल्यूशन का, तो मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अक्टूबर ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आप प्रैक्टिस करना। दूसरा क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का ही दे देती हूँ, एटलीस्ट इस 2 टॉपिक पे मेजर पोर्शन कवर हो जाए। सॉरी, ये 2 क्वेश्चन है। एक है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917। दूसरा, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। एक क्वेश्चन 1 मार्क का देती हूँ मैं, ये 1 मार्क का होगा, MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि विच सेक्शन ऑफ
of the French society got political right by Constitution of 1790। ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे इसका आंसर। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी पेपर कर रहा है। और प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वीडियो में सबको कि लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगी जल्द से जल्द आपके पास वो चीज़ें पहुँचे। और मैं बहुत ही मिनिमम रिसोर्स के साथ मिनिमम एफर्ट मतलब मैं आप प्रिपेयर कर सको। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए। और मैं एक टारगेट लेकर चल रही हूँ कि एटलीस्ट फेब एंड तक हमारा एटलीस्ट 70% टू 75% हमारा सिलेबस कवर हो जाए, साथ के साथ 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रैक्टिस कर करके। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पॉलिटी के कुछ रिसोर्सेज वगैरह के साथ जल्दी ही।